हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। चलिए इसी तैयारी को और बेहतर करते हुए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम में बेहद ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझेंगे, कॉन्सेंट्रेट के साथ समझेंगे और जाएंगे कहीं नहीं, ठीक है। क्योंकि आप बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से समझेंगे। नोटबुक और पेन ले लीजिए। जो पहली बार इस वीडियो पर जो बच्चे पहली बार आए हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो पुराने बच्चे हैं वो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है, जिससे कि और हिम्मत मिलती है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका है व्हीटस्टोन सेतु, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? चलो बेटा मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, फिर आप इधर नोट कर लेना। व्हीटस्टोन सेतु होता है किसी अज्ञात चालक का हम प्रतिरोध ज्ञात करना रहता है। प्रतिरोध क्या होता है बेटा? किसी तार में अगर हम धारा प्रवाहित करें तो इसमें जो पदार्थ है वो पदार्थ उस धारा को बहने से रोकता है। रोकने का मतलब रुकावट को ही हम सिंपल भाषा में हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, यानी कि ये पदार्थ किसी तार को किसी धारा को बहने में कितनी रुकावट डालता है, बहने से रोकता है, उस प्रतिरोध को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, रुकावट को ज्ञात करना है कि ये तार कितनी रुकावट डालता है। तो किसी अज्ञात प्रतिरोध को पता करने के लिए हमें इसी युक्ति का प्रयोग करते हैं, जिस युक्ति का नाम है व्हीटस्टोन युक्ति। इसमें करते क्या बेटा? इसमें 4 तार लिए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं इधर 4 तार लिए गए हैं, जिनमें एक है ये AB, दूसरा BC, तीसरा CD और फिर DA। ठीक है सॉरी, इनमें 3 तारों के हमें प्रतिरोध पता रहते हैं, जैसे कि PQR। इन तीनों प्रतिरोधों के हमें तारों के प्रतिरोध पता रहते हैं। चौथे का पता नहीं रहता है, कौन सा? CD वाले तार का, जो कि S प्रतिरोध है। ठीक है, यही अज्ञात प्रतिरोध है, यानी कि यहां पर वही तार लगाया जाएगा जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो तार लगा हुआ है जिसका हमें प्रतिरोध पता नहीं है, यहाँ हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 3 तारों का प्रतिरोध पता रहता है, चौथे का हमें ज्ञात करना रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस युक्ति का यूज हम सिर्फ किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। मैंने जैसे यहाँ समझा दिया आपको। इसका जो व्हीटस्टोन सेतु की डेफिनेशन है वो ये है, वह है चतुर्भुजीय व्यवस्था, यानी चतुर्भुजीय व्यवस्था जिसकी सहायता से किसी चालक का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसका सिद्धांत क्या है बेटा? सिद्धांत समझिए। सिद्धांत इसका है कि किसी, ये चतुर्भुज है, इसमें 4 भुजाएं हैं। ठीक है, 1 2 3 4। तो इसका सिद्धांत क्या है? संलग्न लगी किन्हीं 2 भुजाएं, एक भुजा एक ये भुजा, तो संलग्न लगी किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात, एक ये शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। फिर एक बार फिर समझेंगे। किन्हीं 2 संलग्न लगी चालक तार है ना, किन्हीं 2 संलग्न लगे प्रतिरोधों के अनुपात शेष 2 संलग्न लगी प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे ये इधर लिखा रखा है मैंने P/Q, यानी ये हो गया ये और ये। ठीक है, ये दोनों का अनुपात शेष 2 प्रतिरोधों के अनुपात के क्या है? R/S के इक्वल है। ठीक है, यही मैंने इधर लिख रखा है, आप समझ लेंगे। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था में, संतुलन बेटा किसे कहते हैं समझेंगे। चलो मैं इसको अभी आंक कराऊंगा तो वहां समझाऊंगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप यहां समझेंगे व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था में किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों P और Q के अनुपात शेष प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ओके, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसको कैसे उपयोग में लाया जाता है, इसका किस तरीके से प्रयोग करते हैं, उसको हम आगे समझते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं। अब बेटा देखेंगे कार्यविधि। यह लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं बेटा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मैं आपको बोलता चल रहा हूँ और आप लिखते चलेंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा आपको, तो आप बस बने रहिए यहाँ पर, अच्छे से फोकस करना। ठीक है, मैं इसको यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ, फिर आपको बोल दूंगा, वो आप लिख लेना। ओके, चलिए देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, जिस सर्किट कंप्लीट बना हुआ है, सर्वप्रथम क्या करते हैं, इसमें इस स्विच को ऑन करते हैं, इसको बोलते हैं कुंजी। ये कुंजी वन को हम पहले दबाते हैं, इस स्विच को ऑन करते हैं, तो इसमें धारा बहना शुरू हो जाती है, और ये धारा बहती हुई इस पॉइंट ए पर आएगी और यहाँ से 2 भागों में विभाजित हो जाती है, यानी 2 भागों में बट जाती है।
ए बी वाले तार में धारा I1 चली जाएगी और ए डी वाले तार में या चालक में धारा I2 चली जाएगी, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, ये यहाँ तक पहुँच गई। अब इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ बीच में एक और तार लगा रहता है जिसके बीच में हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। इस गैल्वेनोमीटर का मतलब ये होता है कि ये बताता है कि इस तार के अंदर लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। अगर इसमें लाइट आ रही होगी तो उसमें जो सुई लगी होती है वो कंपन करना स्टार्ट कर देती है। अगर इसमें लाइट नहीं आ रही होगी तो सुई एकदम सीधी रहेगी और वो कंपन नहीं करेगी, और जब कंपन नहीं करेगी तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि ये सर्किट है पूरा वो संतुलित हो चुका है, ठीक है। अब ये संतुलित का मतलब क्या है, इसे आप समझेंगे। जैसे आप समझेंगे कि ऐसा समझ सकते हैं कि एक बोर्ड में 5 एम्पियर धारा है, ठीक है। यानी एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें वोल्टेज ले लेते हैं। आप वोल्टेज का ज़्यादा प्रयोग करते हैं ना, घर में वोल्टेज आते हैं 200 वोल्टेज 300 वोल्टेज टीवी चलाते हैं। मैं यहाँ ले लेता हूँ कि 5 वोल्टेज एक बोर्ड में है और दूसरा बोर्ड है उसमें 2 वोल्टेज है, ठीक है। अब इनको दोनों को अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो यहाँ से वोल्टेज है जो लाइट है वो इधर की ओर मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। यानी कि ज़्यादा वोल्टेज से या ज़्यादा एम्पियर से कम एम्पियर की ओर मूव करना स्टार्ट हो जाती है लाइट, ठीक है। जैसे और अच्छे से समझना चाहें तो आप ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए एक टंकी रखी हुई है ना, जिसमें वाटर है ना वो यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक, इस ऊपर तक भरा हुआ है। और दूसरी टंकी है उसमें वाटर कहाँ है बेटा, जो इक्वल, दोनों को हम साइज एक जैसा ही माने, ठीक है। हम कम ज़्यादा नहीं, दोनों का साइज हम ये मानते हैं एक जैसा है। और इसमें जो पानी भरा हुआ है वो यहाँ तक भरा हुआ है। अब समझना बेटा, अब इन दोनों को हम कनेक्शन कर दिया जाए, मान लीजिए यहाँ से हम पाइप से जोड़ दें, तो आप समझेंगे कि वाटर है वो ज़्यादा पाइप पानी जिधर है सॉरी पानी ज़्यादा जिधर है वो वहाँ से इधर की ओर यानी कम की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसी प्रकार से एम्पियर या वोल्टेज है वो ज़्यादा से कम की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, और हम इसमें कहेंगे कि इसके अंदर वो पानी निकल के जा रहा है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर से क्या पानी जा रहा है। अब हम कब कहेंगे कि इसमें पानी नहीं जा रहा है, जब दोनों का लेवल एक जैसा हो जाए। यानी कि इसमें मान लीजिए यहाँ इसमें पानी ये कम होते हुए कहाँ तक, इसमें इतना हो गया और इसमें भी पानी यहाँ तक आ गया, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गया। अब इस कंडीशन में ना पानी इधर जाएगा ना इधर जाएगा, यानी इसमें पानी है वो गति नहीं करेगा, यानी कि इसमें पानी होगा लेकिन गति नहीं करेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे इधर 5 वोल्टेज है या 5 एम्पियर है, अगर इधर भी इक्वल हो गया, कैसे हो गया बेटा, इधर भी अगर मान लीजिए 5 एम्पियर हो गए या 5 वोल्टेज हो गए, तो दोनों तरफ आप कनेक्शन कर देंगे तो इसके अंदर से लाइट नहीं जाएगी, करंट नहीं जाएगा। आप इतना समझ सकते हैं बस। अब इसको हम यहाँ अप्लाई करते हैं, क्या करेंगे बेटा, जब लाइट यहाँ से चलना स्टार्ट होती है और 2 भागों में बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम मानते हैं कि यहाँ पर 5 एम्पियर है, हम मानते हैं 5 एम्पियर, और इधर भी कितना है 5 एम्पियर, ठीक है। तो दोनों तरफ बराबर बराबर विभाजित होकर जा रही है। अब यहाँ पर बीच में इधर भी 5 एम्पियर है, इधर भी 5 एम्पियर है, और यहाँ से जो तार है वो यहाँ से कनेक्ट हो रहा है इस तरीके से, और ये कुंजी हम चालू कर देते हैं। तो होता क्या है, ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से लाइट है, यहाँ से 5 एम्पियर और यहाँ से भी क्या है 5 एम्पियर, दोनों तरफ एम्पियर कैसे हैं, बराबर है, इक्वल है। तो इस कंडीशन में बेटा इसमें लाइट नहीं आएगी। मैंने अभी आपको समझाता है, दोनों तरफ इक्वल हो जाएंगे तो लाइट नहीं जाएगी, तो इसमें लाइट प्रवेश नहीं करेगी। प्रवेश कब करेगी, मान लीजिए यहाँ पे 5 एम्पियर है और इधर लाइट है वो 3 एम्पियर आ रही है, तो 5 एम्पियर ऊपर 3 एम्पियर नीचे। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, लाइट इसमें प्रवेश कर जाएगी, और जब इसमें लाइट एंटर कर जाएगी यानी कि वोल्टेज या एम्पियर प्रवेश एंटर कर जाएगी, तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, वो ये बताता है कि इस तार में लाइट आ रही है, तो ये कंपन शुरू कर देगा, है ना। ये इसकी जो सुई है निडल है वो कंपन स्टार्ट कर देगा, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि इसमें लाइट आ रही है, और लेकिन दोनों तरफ एम्पियर बराबर होंगे, तो इस कंडीशन में ये कंपन नहीं करेगी, तो हम कहेंगे इसमें लाइट नहीं आ रही है। और जब इस लाइन में लाइट नहीं आ रही तो हम कहेंगे बेटा कि ये पूरा सर्किट है वो संतुलित है, यानी कि इक्वल जा रहा है, सब कुछ संतुलित है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कंटिन्यू क्या करेंगे, क्या जब ये पूरा युक्ति यानी कि गैल्वेनोमीटर, हम यह कहेंगे ये युक्ति पूरी अगर संतुलित है तो इस स्थिति में ये धारा I1 AB से होते हुए BC होते हुए चली जाएगी, और इसी प्रकार से अगर धारा ये युक्ति यानी कि व्हीटस्टोन संतुलित है तो धारा I2 भी AD से होते हुए DC से होते हुए कहाँ चली जाएगी, इस तार में चली जाएगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो वही मैं आपको यहाँ पर अभी बोल के लिखा रहा हूँ, ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, आप लिखेंगे मैं बोलता चला हूँ। सर्वप्रथम हम कुंजी K1 को दबाएंगे, जिसकी वजह से परिपथ में धारा बहना शुरू हो जाएगी, धारा I बहना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। वो बिंदु A पर पहुँचते ही 2 भागों में बढ़ जाएगी। धारा I1 AB वाले तार में ये चालक में, और धारा I2 AD वाले चालक में प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर व्हीटस्टोन सेतु या युक्ति संतुलित की स्थिति में है
तो धारा I1 BC चालक में या प्रतिरोध Q से होते हुए निकलेगी और धारा I2 भुजा DC से होते हुए गुजरेगी। अंत में ये धारा C से होते हुए, बिंदु C से होते हुए पूरे सर्किट को कंप्लीट करेगी। इस तरीके से इसकी कार्यविधि आपको लिखनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कार्यविधि समझ में आ गई होगी, आप लिख सकते हैं। अगर आपकी छूट गई, मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया हो तो आप बैक करके फिर दोबारा लिख सकते हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा अब मैं इसका निगमन करा देता हूँ, जिससे कि वीडियो बहुत छोटी हो जाएगी, बस बड़ी होती आ रही है ना। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब बेटा देखते हैं निगमन। निगमन में बेटा आप बस थोड़ा सा और समझ लीजिए, इस बात का कुछ नहीं, एकदम सिंपल है ना, बस आप ध्यान समझेंगे। देखिए सबसे पहले लेंगे बेटा बंद पास ABDA में। देखो बेटा ABDA में, अब इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बंद पास ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या था बेटा कि किसी बंद पास में बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योगफल को हम क्या कहते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। जैसे समझेंगे, जैसे एग्जांपल में ये बंद पास हो गया, ये वाला इतनी बात कर रहे हैं। इस बंद पास में बहने वाली धारा और प्रतिरोध, ये प्रतिरोध हो गया P और धारा हो गई I1, इनका गुणनफल, और धारा I2 और प्रतिरोध R, इनके गुणनफल के बीजगणितीय योगफल। ठीक है, इनका गुणनफल है, इन दोनों गुणनफल करेंगे। ये गुणनफल रखा हुआ है, देखो ये गुणनफल रखा हुआ है I1 गुणा P और I2, ये धारा I2 हो गया I2 गुणा R, है ना। इन दोनों गुणनफल के बीजगणितीय योगफल, बीजगणितीय योगफल बटा चिन्ह सहित। यहाँ पर जो धारा है वो दो दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में जा रही है ना, तो अलग अलग दिशाओं में बताया था आपको। जैसे मान लीजिए एक धारा इधर जा रही है, एक धारा इधर जा रही है, तो अलग अलग दिशाओं में जा रही है, तो इसको बेटा हम माइनस में लेंगे, एक पॉजिटिव लेंगे एक माइनस, एक और एक नेगेटिव। तो इसको हमने पॉजिटिव ले लिया, ये दूसरी दिशा में जा रहा है तो इसको हमने नेगेटिव ले लिया, और इन दोनों बीजगणितीय योगफल का क्या हो जाता है, शून्य होता है। ठीक है, तो इस माइनस वाले बेटा हम उठा के कहाँ लगे, इधर लगे, तो ये इस तरीके से हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से बंद पास BCDB में, तो यहाँ लिखेंगे BCDB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब इस बंद पास में देखेंगे, तो बेटा इसकी दिशा इधर जा रही है और इसकी दिशा इधर, दोनों अलग अलग दिशा से आ रही है। जैसे मान लीजिए आप ऐसे, एक ऐसे आ रही है और दूसरी ये इधर और दूसरी भी इधर, दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है ना, तो विपरीत दिशा में हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो हमने इसको पहले वाली वीडियो में आपको समझा चुके हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम को, आप उसको पहले देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो और इतना कुछ नहीं देखना, तो आप सिंपल से समझो, इसके गुणा इसमें करो I1Q, ठीक है, और I2S ये रखा हुआ है, और इन दोनों बीच में क्या लगा दो, माइनस लगा दो, इक्वल में 0 लगाना है। ठीक है, ये हो गया। यानी कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योगफल, यानी चिन्ह सहित, है ना, बीच माइनस लगा देना है, सॉरी। हाँ बेटा, अभी मैंने आपको समझाया था कि इन दोनों धारा और प्रतिरोध के गुणनफल, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योगफल क्या होता है, बीजगणितीय योगफल क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो ये इधर ले जाएंगे, इक्वल हो गया, बस अब कुछ नहीं करना है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या देना है बेटा, भाग दे देना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, ठीक है, तो भाग दे देंगे, मैं इधर कर देता हूं जिससे कि आप अच्छे से देख सकें। तो समीकरण 1 ही हो गया, तो I1P अपॉन में I1Q इक्वल I2R अपॉन I2S। ठीक है, अब क्या करेंगे, I1 से I1 कट, I2 से I2 कट, तो बचा क्या, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ये अभी प्रूफ करना था। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया, आप नोट कर लीजिए इधर। ओके, चलिए बेटा, इसी तरीके के और इम्पोर्टेंट वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। एक और बात आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप और अच्छे से सपोर्ट करेंगे, यानी कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो कुछ ही दिनों में आपको न्यूमेरिकल करना स्टार्ट और करा देंगे, और इसके साथ साथ हम आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।